माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BHDC 109 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है हिंदी उपन्यास। स्टूडेंट्स, ये इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मैंने 5 साल के PYQ क्वेश्चंस को लिया है और इसमें से वो क्वेश्चंस लिया है जो आपके मोस्ट रिपीटेड है, जो बार-बार पूछे गए हैं और जो आपके एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं, उन सभी को लिया गया है इसमें। और ये नोट्स एंड वीडियो जून एग्जाम 2026 और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डायरेक्ट मैसेज करके भी आप इंस्टा में मैसेज करके आप लोग कोई भी बात को रख सकते हैं, कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेटेस्ट दिसंबर एग्जाम 2025 में जो एग्जाम हुआ था, ये BHDC 109 का, इनका क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए ये हमारा लेटेस्ट PYQ है और PYQ क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी होता है एग्जाम देने से पहले। उनसे हमें ये पता चलता है कि हमारा कैसा पैटर्न है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो चलिए हम लोग देखते हैं BHDC 109 का दिसंबर एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर। ये है आपका दिसंबर एग्जाम 2025 हिंदी उपन्यास। ठीक, तो इसका जो एग्जाम हुआ है 3 घंटे का एग्जाम होता है और इसमें आपको अधिकतम मार्क्स 100 मिलते हैं। इसमें कहा गया है नोट में प्रथम जो प्रश्न होगा आपका वो बहुत अनिवार्य है। शेष जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह से इसमें वर्ड लिमिट तो नहीं दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन का जो कि मार्क्स दे दिया गया, कितना क्वेश्चंस कौन क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर गद्यांश आपको दिया जा रहा है, जिनमें से 3 गद्यांश को आप अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे संदर्भ के साथ कि गद्यांश कहाँ से लिया गया है ना, इसके इसमें क्या-क्या बातें हैं, तो वो संदर्भ करके फिर व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक? तो ये आपने समझा। 12 नंबर आपको दिए जा रहे हैं तो आप कोशिश करना 2 से 3, आपको तो ये नहीं बताएगा कितने वर्ड्स में लिखना है, फिर भी 12 मार्क्स के लिए 2 से 3 पेज आपको टारगेट रखना है हर क्वेश्चन में। तो 3 क्वेश्चन आपको करने ही हैं। क नंबर में है, छोटा-छोटा गद्यांश दिया है, ख नंबर में भी है, ठीक है? ग नंबर, घ नंबर, अंग नंबर। आपको 5 गद्यांश दिए हैं छोटा-सा और इनमें से जो आपको सही लग रहा है 3 गद्यांश का आंसर आप दीजिए। गद्यांश का आंसर गद्यांश को पढ़िए, समझिए, देन उनके बाद आंसर दीजिएगा और आपको कम से कम 10 से 15 गद्यांश एक बार रिवीजन करना है कि कौन बनाए हैं, क्या उनका क्या इंट्रो है, उनमें क्या हो रहा है, क्या कहा गया है। 10-15 रेडी कीजिए, एग्जाम देने से पहले 10-15 बहुत ज़रूरी है रेडी करना। इसके लिए मेरे जो नोट्स में है 10-15 एटलीस्ट आपका लिया गया है, जो मोस्ट रिपीटेड आप समझ लो जो इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं फिर भी कह रहा हूँ कम से कम 3 साल के PYQ से आप 10-15 क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, ये गद्यांश वाला फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है देखना, इनसे आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्या करना है, नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन कैसे देना है, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और वैसे मैंने नोट्स में लिया है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 16 मार्क्स के आपके रहेंगे। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास कैसा था, वो आपको बताना है। निर्मला उपन्यास की कथा वस्तु की विशेषता की चर्चा करना है। मृणाल की चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालना है, 16 मार्क्स इसमें भी मिल रहे हैं। मानस का हंस उपन्यास की संरचना और शिल्प, है ना, की विवेचना करना है, 16 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 में है मृगनयनी उपन्यास के परिवेशगत वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। 7 में है आपका बंटी उपन्यास के उद्देश्य का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका टिप्पणी पूछ लिया गया है, जिसमें से आपको केवल 2 ही टिप्पणी करना है और आपके जो मेन क्वेश्चंस के बाद, ये फर्स्ट क्वेश्चंस के बाद आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिया गया है, जिसमें से 8वां नंबर में टिप्पणी है, ठीक है? तो 4 टिप्पणी दिया गया है, 4 में से कोई भी 2 आप बना सकते हैं और 8 क्वेश्चन उनके देखो टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन अगर छोड़ा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर छोड़ देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो अनिवार्य है भैया, इसमें से 3 क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें से 5 दिया गया है गद्यांश। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन अगर छोड़ देते हैं तो आपके पास 7 क्वेश्चन बचता है। 7 क्वेश्चन में जो सही लग रहा है आप 4 को बना लीजिए, ठीक है? बस
चलिए, ये आपने पैटर्न देखा, क्वेश्चन पेपर देखा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आंसर को समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके जो कोड का टाइटल है हिंदी उपन्यास, सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर ये हिंदी उपन्यास होता क्या है। अगर हमें ये उपन्यास के बारे में, हिंदी उपन्यास के बारे में नहीं पता रहेगा तो हमें क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये उपन्यास क्या होता है। तो हिंदी उपन्यास जो है कि हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विद्या है। क्या है? महत्वपूर्ण विद्या है। और इसमें जो है कि समाज, संस्कृति, इतिहास, प्रेम, संघर्ष, राजनीति और मानवीय भावनाओं का क्या किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से चित्रण किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। हिंदी उपन्यास में लेखन का जो आरंभ की बात करें तो इस उपन्यास को लिखने का 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया था, जिसमें से मुंशी प्रेमचंद खास करके इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, गबन, निर्मला उपन्यास लिखे हैं ना। फिर आता है भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा ना। फणीश्वर नाथ रेणु ने इसमें मैला अंचल लिखा। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी लिखा। धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता। ऐसे ऐसे ठीक। तो उपन्यास आपने समझा। तो हिंदी उपन्यास की क्या विशेषता होती है ये भी समझिए। इसमें सामाजिक जीवन का सही तरीके से चर्चा किया जाता है, चित्रण किया जाता है। ठीक है। सरल एवं प्रभावशाली भाषा होता है। समाज में प्रेरणा देने वाली बातें उसमें होते हैं। ठीक। तो ये आपने समझ लिया क्या कि हिंदी उपन्यास क्या है। अब हमें क्वेश्चन आंसर भी अच्छा से समझ में आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों में से प्रत्येक की संदर्भ से व्याख्या कीजिए। तो देखिए क नंबर में है, बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसने मन में अपने पिता को निष्ठुर और निष्ठुर और ना जाने क्या-क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। तो ये है। अब ये कहाँ से लिया गया? सबसे पहले आपको हेडिंग देना है आंसर लिखते वक्त, संदर्भ। ठीक है। संदर्भ हेडिंग देने के बाद आपको लिखना है कि ये कविता कहाँ से लिया गया है। ठीक है। तो यह गद्यांश एक ऐसी कहानी से लिया गया है जिसमें बालक और उसके पिता के बीच भावनात्मक संबंधों का मार्मिक चित्रण किया गया है। और बालक पहले अपने पिता के प्रति गलत धारणा बना लेता है, परंतु सच्चाई जानने पर उसके मन में गहरा परिवर्तन आता है। इस गद्यांश में बालक के हृदय में, अब देखो व्याख्या लिखना है यहाँ पे। ठीक है। संदर्भ लिख दिया छोटा सा। ठीक। संदर्भ हेडिंग देने के बाद आपको व्याख्या लिखना है। व्याख्या में लिखेंगे इस प्रकार ही, इस गद्यांश में बालक के हृदय में उत्पन्न भावनात्मक परिवर्तन का सुंदर वर्णन किया गया है। पहले वह अपने पिता को कठोर और निष्ठुर समझता था, क्योंकि वह निराश और दुख से घिरा हुआ था। अब ये जो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है, ये आप अपने तरीके से भी दिमाग में बना कर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? उसके बिना पूरी सच्चाई जाने ही अपने पिता के प्रति नकारात्मक विचार बना लिए थे, लेकिन जब उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है तब उसके मन का भ्रम दूर हो जाता है। अब बालक का सरल और निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से भर उठता है। उसे अपने पिता भगवान के समान प्रतीत होते हैं। उसे यह एहसास होता है कि उससे उसने अपने देवतुल्य पिता के प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया है। इस पश्चाताप से उसका हृदय द्रवित हो जाता है और उसमें पितृभक्ति की भावना जाग उठती है। अंततः वह अपने पिता के चरणों में गिरकर रोने लगता है, जो उसके प्रेम, पश्चाताप और समर्पण का प्रतीक है। ठीक है। इस तरह से आप ना उसे लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, गद्यांश के बारे में बता देना है और अपने मन से इनके बारे में समझ समझ के एक्सप्लेन करना है, माइंड में इमेजिन कर करके
इसमें एक्सप्लेन करना, अगर आपको नहीं पता तो ये कह रहा हूँ। नहीं तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोग क्या करोगे, जितने भी पोएम है, ये गद्यांश है, सभी गद्यांश को आप ना एक बार बुक में खोजोगे, इसको किसने बनाया है, इसका संदर्भ चेक करोगे, किस तरह से लिया गया वहां पे, वो देखकर आप अपने तरीके से वो लिखोगे। एंड व्याख्या भी उसी प्रकार आपको करना है। ठीक। तो सेम इसी प्रकार कई यहाँ पे दिए गए हैं, लगभग आप देख ही लीजिएगा, भी बहुत सारे हैं। तो दूसरा आपके सामने है, विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न क्या यूं टल सकता है, यह गांठ है जो बंदी है कि खुल नहीं सकती, टूटे तो टूट भले ही जाए, लेकिन टूटना कब किसका श्रेयस्कर है। पर 8वीं क्लास का विद्यार्थी मैं यह सब नहीं जानता था, है ना। विद्यार्थी मैं यह सब नहीं जानता था, इसलिए उस समय अति संपूर्ण भाव से मैंने बुआ को आश्वासन दे दिया कि वह सदा इसी घर में रहेंगी, और देखें कौन फूफा होते हैं जो ले जाए। तो देखिए, यहाँ पे क्या यहाँ पे यह गद्यांश एक आत्मकथात्मक कहानी है ना, प्रसंग से लिया गया है, जिसमें लेखक अपने बाल्यकाल की भावनाओं और उस समय की समझ का चित्रण करता है। इसमें विवाह, संस्था और पारिवारिक संबंधों के प्रति बाल मन की दृष्टि को व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये है। और व्याख्या लिखिएगा, इस गद्यांश में जितने भी आप एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ हेडिंग दे देंगे व्याख्या का। तो इस गद्यांश में लेखक विवाह को केवल भावनाओं से जुड़ा विषय न मानकर एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है। विवाह एक ऐसा बंधन है जो एक बार स्थापित हो जाए तो उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन लेखक इसे गांठ के रूप में वर्णित करता है, जो बांधने के बाद खुलना कठिन होता है। यदि टूटे तो उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यह भी प्रश्न उठाया गया है कि किसी संबंध का टूटना कब और किसके लिए उचित या फिर लाभकारी होता है, यह एक जटिल विषय है। लेकिन उस समय लेखक केवल 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था, इसलिए वह इन गूढ़ सामाजिक और वैचारिक पहलुओं को समझने में सक्षम नहीं था। उसके भीतर भावनाएं अधिक प्रबल थी। इस कारण वह अपनी बुआ के प्रति स्नेह और लगाव के चलते उन्हें आश्वासन देता है कि वे हमेशा उसी घर में रहेंगी और कभी भी उन्हें वहां से नहीं ले जा सकता। ये इसी प्रकार आपका यहाँ पे कई है। तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, देखिए, सजेस्ट कर रहा हूँ, समझो। आपको मैं जितना भी यहाँ पर दे रहा हूँ, इनका एक्सप्लेनेशन आप खुद के तरीके से भी दे सकते हो, या फिर आप मेटा गूगल एआई का यूज कर लो। ठीक है, गूगल लेंस का यूज करके इनके बारे में पता करो, या फिर बुक में आप सर्च करो, आपके ये कहाँ आपको गद्यांश दिख रहे हैं। सभी गद्यांश को इकट्ठा करो, 10 से 15 गद्यांश को इकट्ठा करो। इसमें ये लिमिट नहीं होता कि कौन आ जाए, लेकिन फिर भी इतना एक्सपीरियंस है, मैं जहां तक देख रहा हूँ कि 10 से 15 या फिर आप 3 साल के अगर पीवाईक्यू को देख लेते हो, इसमें गद्यांश देख लेते हो सबका, इस सब्जेक्ट कोड का, तो आपको वहां पर ये अनुभव हो जाता है। ये आपको ये कंफर्म हो जाता है कि भैया आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहीं से कुछ ना कुछ आपके वहां मिल जाएंगे। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए 3 ही आपको लिखना है एग्जाम में, और 15 आप तैयार करके रखोगे, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपके कितने सारे आपको मैंने दिया है। वीडियो को रोक कर आप इसको देखिए, समझिए, या फिर आप इस पीडीएफ को परचेस कर लीजिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अभी सारा गद्यांश को एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेन कर किया हुआ है ही, याद कर लेंगे, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कितना सारा, बहुत सारा है, बहुत सारा है। देख लिए। टोटल 15 मैंने आपको यहाँ पर दिया, कितना, 15 क्वेश्चन गद्यांश का दिया। और आप देखो, ये चूज चूज कर करके भाई मैंने दिया आप लोगों को। तो ये 15 के 15 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, और ये पीडीएफ में आपको मिल जाए, पीडीएफ आप ले लीजिए, वहां से आप लोग देख लीजिएगा और तैयारी कर लीजिए।
तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेमचंद के उपन्यासों का परिचय दीजिए। प्रेमचंद के उपन्यास कैसे होते हैं, क्या है प्रेमचंद के उपन्यास में, इनके बारे में समझाना है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के क्या थे, महान यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते थे। तो महान यथार्थवादी समझ रहे हैं, मतलब सच्चाई से आधारित ये उपन्यासकार थे। मतलब कोई भी कहानी को बनाते थे, कोई भी उपन्यास की रचना करते थे, तो वो पूरा सच्चाई को बताते, ये नहीं कि कुछ भी कहीं से भी उठा लिया कहानी को रोचक बनाने के लिए, नहीं, वो रियलिटी घटना को दर्शाता था, रियलिटी घटना को बताता था। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव, है ना, सच्चाई को देखते हुए, रियलिटी और यथार्थ, है ना, सही सच्चाई, सजीव मतलब जिंदा, है ना, जीवित, और यथार्थ मतलब सच्चाई चित्रण मिलता है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण जीवन के, है ना, ग्रामीण जीवन, गरीबी, शोषण और सामाजिक कुरीतियों, मतलब समाज में हो रहे बुराइयां, अत्याचार और मानवीय संवेदनाओं को अपनी रचनाओं का क्या किया, केंद्र बनाया, इनको अपने रचनाओं में डाला, ठीक, ताकि समाज में प्रेरणा मिले, समाज को सच्चाई पता चले। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों में सबसे पहला नाम आता है गोदान का, फिर गबन, सेवा सदन, रंगभूमि और कर्मभूमि, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गोदान में किसान जीवन की समस्याओं और शोषण का मार्मिक चित्रण है, जबकि गबन में मध्यम वर्गीय समाज की नैतिक कमजोरियों को दिखाया गया है। सेवा सदन में नारी जीवन और वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक समस्या पर क्या किया, प्रकाश डाला गया है। प्रेमचंद के उपन्यासों की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है, जिससे वे आम जन तक आसानी से पहुंचते हैं। उनके पात्र जीवंत और वास्तविक प्रतीत होते हैं। उनके उपन्यास केवल मनोरंजन नहीं करते, बल्कि समाज को सुधारने का संदेश भी देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, निर्मला उपन्यास की विशेषताएं बताइए। तो ये जो निर्मला है, ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इनके उपन्यास में की क्या विशेषता है। तो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला हिंदी साहित्य की एक मार्मिक सामाजिक रीति है, जिसमें उस समय के समाज की जो बुराइयां थी, कुरीतियां और पारिवारिक विडंबनाओं का क्या किया गया था, यथार्थ सच्चाई चित्रण किया गया था, ठीक। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता इसका गहरा सामाजिक सरोकार है। इसमें दहेज प्रथा के कारण उत्पन्न अनमोल विवाह की समस्या को केंद्र में रखा गया, जिसके कारण नायिका निर्मला का जीवन दुखों से भर जाता है, ठीक है। और इस उपन्यास में मनोवैज्ञानिक चित्रण अत्यंत प्रभावशाली है। पात्रों के मन में उठने वाले जो संदेह, भय और असुरक्षा को बहुत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया है। विशेषकर पति के मन में उत्पन्न संदेह पूरे परिवार को प्रभावित कर देता है। इसमें पारिवारिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो अंततः दुखद परिणामों तक पहुंचती है। नारी जीवन की करुणा नारी जीवन की करुणा इस उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। निर्मला के माध्यम से स्त्री की पीड़ा, त्याग और असहाय स्थिति को बड़ी संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया। साथ ही प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है, जिससे उपन्यास अत्यंत जीवन बन जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, त्यागपत्र उपन्यास की भाषा और शैलीगत विशेषताओं पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो त्यागपत्र जो है कि जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। तो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास त्यागपत्र हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक और आत्मविश्लेषणात्मक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी भाषा शैली अत्यंत विशिष्ट और प्रभावशाली है। इस उपन्यास की भाषा सरल, संक्षिप्त और भाव प्रधान है। इसमें अनावश्यक अलंकरण या फिर जटिलता नहीं है, बल्कि सीधी और सहज अभिव्यक्ति के माध्यम से इन्होंने गहरे
और गहरे भाव को क्या किया इन्होंने प्रकट किया है। और भाषा में आत्मीयता और संवेदनशीलता है जो पात्रों के मनोभावों के निकट ले जाती है। शैली की दृष्टि से यह उपन्यास मनोवैज्ञानिक शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें बाह्य घटनाओं की अपेक्षा पात्रों के आंतरिक द्वंद्व, विचारों और भावनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। लेखक ने आत्मसंवाद और अंतर्मंथन के माध्यम से पात्रों की मानसिक स्थिति को उजागर किया है। इसमें कथोपकथन संवाद भी संक्षिप्त, सारगर्भित और प्रभावशाली है, जो कथा को गति प्रदान करते हैं। साथ ही उपन्यासों में आत्मकथात्मक शैली के तत्व भी दिखाई देते हैं, जिससे कथा अधिक यथार्थ और विश्वसनीय बन जाती है। मानस का हंस उपन्यास के शिल्पगत वैशिष्ट्य पर क्या कीजिए प्रकाश डालिए। अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हन्यास शिल्प की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और विशिष्ट कृति है। इसमें ऐतिहासिकता, कल्पना और मनोवैज्ञानिकता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इस उपन्यास का शिल्प बहुस्तरीय, लेखक ने कथा को केवल घटनाओं तक सीमित न रखकर उसमें दार्शनिकता और आध्यात्मिकता का समावेश किया है। तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखते हुए उनके अंतर्मन, साधना, संघर्ष और आध्यात्मिक उत्कर्ष का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। कथानक का विन्यास अत्यंत सुसंगठित और प्रवाहपूर्ण है। इसमें अतीत और वर्तमान का समन्वय करते हुए घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है। संवाद शैली प्रभावशाली और पात्रानुकूल है, जो कथा को जीवंत बनाती है। उपन्यास में लोक भाषा, साहित्यिक भाषा का सुंदर मिश्रण मिलता है, जिससे वातावरण की प्रामाणिकता बढ़ती है। साथ ही प्रतीकात्मकता और बिंबात्मकता का भी सशक्त प्रयोग हुआ है, जो कथा को गहराई प्रदान करता है। और चित्रण भी शिल्प का महत्वपूर्ण पक्ष है। पात्रों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उकेरा गया है, जिससे वे जीवंत और यथार्थ प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मृगनयनी उपन्यास के आधार पर मृगनयनी की चारित्रिक विशेषताओं का विवेचन कीजिए। मृगनयनी की बात करें तो ये वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मृगनयनी की नायिका मृगनयनी एक आदर्श, वीर और स्वाभिमानी स्त्री के रूप में चित्रित है। इसके चरित्र में सौंदर्य, साहस और मर्यादा का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। मृगनयनी अत्यंत सुंदर और आकर्षक है, पर उसका सौंदर्य केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से भी परिपूर्ण है। वह साहसी और निर्भीक है, जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेती है। उसमें आत्मसम्मान की प्रबल भावना इसलिए वह किसी भी प्रकार का अन्याय या फिर अपमान सहन नहीं करती। वह अपने प्रेम के प्रति अत्यंत निष्ठावान और उसके चरित्र में त्याग और समर्पण की जो भावना, ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। साथ ही वह राष्ट्रपति से ओतप्रोत है और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहती है ना, तैयार रहती है। और मृगनयनी का चरित्र आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कोमलता और दृढ़ता दोनों का सुंदर संतुलन है। वह परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम है, परंतु अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपका बंटी उपन्यास के परिवेश का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो आपका जो बंटी है, इसको किसने लिखा? मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी का उपन्यास क्या है? आपका बंटी। जिसमें देखिए, आपका भंडारी जो मन्नू भंडारी का जो उपन्यास आपका बंटी है, इसमें आधुनिक शहरी जीवन और टूटते हुए पारिवारिक
टूटते हुए पारिवारिक संबंधों के परिवेश को अत्यंत सजीव रूप से में प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास का परिवेश मुख्यतः मध्यम वर्गीय शहरी समाज है, जहां पति-पत्नी के संबंधों में तनाव, अलगाव और तलाक जैसे समस्याएं उभरकर सामने आती है। परिवार का विघटन इस परिवेश की प्रमुख विशेषता है, जिसका सबसे गहरा प्रभाव बालक बंटी के मन पर पड़ता है। घर का वातावरण स्थिर और स्नेहपूर्ण ना होकर अस्थिर, तनावपूर्ण और असुरक्षित हो जाता है। उपन्यास में सामाजिक परिवेश भी महत्वपूर्ण है। बदलते मूल्यों, आधुनिकता और व्यक्तिवाद के कारण पारिवारिक संरचना कमजोर पड़ती दिखाई देती है। माता-पिता अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को अधिक महत्व देने लगते हैं, जिससे बच्चे आपेक्षित हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक परिवेश इस कृति का सबसे सशक्त पक्ष है। बंटी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत घटनाएँ उसके भीतर के भय, असुरक्षा, क्रोध और अकेलेपन को उजागर करती है। उसके आसपास का वातावरण उसे मानसिक रूप से क्या करती है, विचलित करता है और उसके व्यक्तिगत के विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अमृतलाल नागर के उपन्यासों का क्या कीजिए, परिचय दीजिए। चलिए समझिए। अमृतलाल नागर हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज, संस्कृति, इतिहास और लोक जीवन का अत्यंत सजीव एवं व्यापक चित्रण मिलता है। वे यथार्थवादी दृष्टि के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं के कुशल चित्रकार हैं। नगर के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता उनका व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण दोनों परिवेशों को गहराई से प्रस्तुत किया है। उनके उपन्यासों में लोक भाषा, बोलचाल, क्षेत्रीय रंग का सुंदर प्रयोग मिलता है, जिससे उनकी रचनाएं अत्यंत जीवंत और प्रभावशाली बनती है। उनके प्रमुख उपन्यासों में मानस का हंस, बूंद और समुद्र नाचो बहुत गोपाल, अमृत और विष आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन और उनकी साधना का चित्रण है, जबकि बूंद और समुद्र में समाज और व्यक्ति के संबंधों को दर्शाया गया है। नागर के उपन्यास में ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक चेतना, मनोवैज्ञानिकता और कलात्मक शिल्प का सुंदर समन्वय मिलता है। उनकी भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली है, जिसमें लोक जीवन की गंध समाहित रहती है। तो ये सभी आपने मोस्ट में क्वेश्चन देखा और ये बड़े-बड़े क्वेश्चंस देखे। अब आपके जो है टिप्पणी टाइप के कुछ क्वेश्चंस, इसे भी देखिए। कथा वस्तु के आधार पर उपन्यास के भेद। कथा वस्तु उपन्यास का मुख्य आधार होती है, जिसके अनुसार उपन्यास को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। कथा वस्तु के आधार पर उपन्यासों के प्रमुख भेद ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक, रोमांटिक और जासूसी उपन्यास माने जाते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास की घटनाओं और पात्रों का चित्रण होता है, जबकि सामाजिक उपन्यास समाज की अ, समस्याओं, कुरीतियों और जीवन का यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। पौराणिक उपन्यास धार्मिक कथाओं और पुराणों पर क्या है, आधारित है। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक उपन्यासों से पात्रों के आंतरिक मनोभावों और मानसिक द्वंद का चित्रण किया जाता है। रोमांटिक उपन्यास प्रेम, भावना और कल्पना पर आधारित होते हैं, जबकि जासूसी उपन्यास रहस्य और रोमांच से भरपूर होते हैं। इस प्रकार कथा वस्तु के आधार पर उपन्यासों का यह वर्गीकरण उनके विषय, उद्देश्य और प्रस्तुति शैली को समझने में सहायक होते हैं। अगला है आपका निर्मला उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता। मुंशी प्रेमचंद ये निर्मला उपन्यास किसका है? मुंशी, अच्छा ये हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। ठीक, इसको स्किप करते हैं, आप लोग देख लीजिए वीडियो रोक के। अगला है पार्वती अम्मा का चरित्र। तो ये मानस का हंस में पार्वती अम्मा का एक अत्यंत स्नेहमयी, धार्मिक और मातृ सुलभ चरित्र के रूप में प्रस्तुत हुई है। उनके व्यक्तित्व में ममता, त्याग और श्रद्धा का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। वे परिवार और समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता रखती है तथा अपने आचरण से दूसरे को क्या करती है, स्नेह और सहारा देती है।
पार्वती अम्मा का चरित्र भारतीय नारी के आदर्श रूप को दर्शाता है। वे सहनशील, करुणामयी और कर्तव्यनिष्ठ है और धर्म और भक्ति में उनकी गहरी आस्था है, जो उनके जीवन को दिशा देती है। साथ ही वे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोती और अपने परिवार तथा प्रियजनों के लिए सदैव समर्पित रहती है। मृगनयनी में लेख की दृष्टि। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास मृगनयनी में लेख की दृष्टि ऐतिहासिक, राष्ट्रीयता और आदर्शवाद से परिपूर्ण है। लेखक ने इतिहास को केवल घटनाओं के रूप में न प्रस्तुत कर उसमें मानवीय संवेदनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश किया है। उनकी दृष्टि अतीत के गौरव को उजागर करते हुए पाठकों में राष्ट्रीय चेतना और स्वाभिमान जगाने की है। इस उपन्यास में नारी चरित्र को विशेष महत्व दिया गया है। मृगनयनी को उन्होंने केवल सुंदर नायिका के रूप में नहीं, बल्कि साहसी, स्वाभिमानी, कर्तव्यनिष्ठ स्त्री के रूप में चित्रित किया है। इससे स्पष्ट होता है कि लेखक नारी को समाज में सम्मान और समान स्थान देने के पक्षधर है। लेखक की दृष्टि में आदर्श यथार्थ का संतुलन भी दिखाई देता है। एक और वीरता, प्रेम और त्याग जैसे आदर्शों को इस प्रस्तुत किया गया है। तो दूसरी ओर क्या किया गया है? दूसरी ओर सामाजिक परिस्थितियां और संघर्षों का यथार्थ चित्रण भी मिल गया है। अगला है उपन्यास का रचनागत वैशिष्ट्य। उपन्यास का रचनागत वैशिष्ट्य उससे संरचना, शिल्प और प्रस्तुति की विशिष्टता को दर्शाता है। इसमें कथानक का संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो आरंभ, मध्य और अंत के क्रम में घटनाओं को सुसंगठित रूप से प्रस्तुत करता है। उपन्यास में चरित्र चित्रण भी प्रमुख तत्व है, जहां पात्रों को जीवंत, स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकसित किया गया जाता है, ताकि वे वास्तविक जीवन के निकट प्रतीत हो। संवाद, वर्णन और घटनाओं का संतुलन कथा को क्या करता है? प्रभावशाली और रोचक बनाता है। रचनागत वैशिष्ट्य में भाषा और शैली का भी विशेष योगदान होता है। सरल, प्रभावपूर्ण और पात्रानुकूल भाषा उपन्यास को सहज बनाती है, जबकि शैली कथा के प्रभाव को गहराई प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त देशकाल और वातावरण का सजीव चित्रण प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता तथा लेखक की दृष्टि से उपन्यास को विशिष्ट पहचान देती है। अगला है निर्मला, उपन्यास के गौण पात्र। तो भाई ये तो आप जानते ही हैं। अ, निप इसको तो आप लोग डिस्कस भी कर चुके थे निर्मला। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं गौण पात्र के बारे में चर्चा किया गया तो। निर्मला जो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास ये निर्मला है, जिसमें गौण पात्र कथा के विकास और मुख्य भावों को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें एक वर्ड्स आपका गौण पात्र जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो गौण पात्र ये होता है कि जो कहानी में तो होते हैं, बहुत अच्छा अहम अहम भूमिका भी निभाते हैं और सहायक होते हैं वो। जैसे मान के चलो मूवी है, मूवी में कई लोग ऐसे होते हैं जो हीरो का सपोर्ट करते हैं, हीरो हीरोइन का सपोर्ट करते हैं, है ना? उसके जरूरी नहीं वो मेन तो करेक्टर नहीं निभाते हैं, है ना? मेन एक्टिंग तो उसका नहीं होता, बट जो भी होते हैं उनके सपोर्टर होते हैं, नायक नायिका के हेल्प करते हैं। तो ये जो सपोर्ट में होते हैं वही गौण पात्र होते हैं, ठीक है? यानी क्या समझे आपने कि मान लो कि आपने क्या देखा, मान लो आप ये, जैसे मान लो रामायण को ही ले लेते हैं। रामायण किसका स्टोरी को बताता है? रामायण में क्या होता है, किसका स्टोरी हम लोग देखते हैं? राम भगवान का। तो राम भगवान के जो पिताजी हुए, माताजी हुए, है ना, भाई जी हुए, तो वो उनके साथी हैं, है ना? उनके साथ में कहानी में मेन तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट हैं। तो यही क्या होते हैं? गौण पात्र होते हैं, ठीक है? तो यानी कि आपने क्या देखा, उसके मित्र भी हो सकते हैं, माता पिता, शिक्षक, कोई भी साथ हो कहानी में, तो वो उनके गौण पात्र होते हैं। तो फिर से देखिए, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला में गौण पात्र कथा के विकास और मुख्य भावों को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें मुंशी तोताराम, रुक्मणी, मनसाराम, जियालाल आदि पात्र उल्लेखनीय हैं,
ठीक है? ये सभी पात्र मुख्य कथा के साथ जुड़े हुए हैं और नायिका निर्मला के जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे निर्मला में यहाँ पे निर्मला के सपोर्टर में होते हैं कौन पात्र? जो मुंशी तोताराम, रुक्मणी, ठीक है? और मनसाराम, जियालाल, ये सब, ठीक? विशेषकर तोताराम का संदेहपूर्ण स्वभाव और रुक्मणी का व्यवहार कथा में तनाव उत्पन्न करता है। ये गौण पात्र केवल सहायक नहीं है बल्कि सामाजिक यथार्थ को उजागर करने वाले माध्यम भी है। इनके माध्यम से पारिवारिक अविश्वास, दहेज प्रथा, सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव स्पष्ट होता है। मानसाराम की त्रासदी और अन्य पात्रों की परिस्थितियां उपन्यास की करुणा और गहरा बनाती है। उपन्यास की करुणा को और भी गहरा बनाती है। अगला है मन्नू भंडारी के उपन्यास। मन्नू भंडारी के उपन्यास देखा जाए तो मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकारों में से एक है, जो एक है जिन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से आधुनिक जीवन की जटिलताओं, विशेषकर पारिवारिक संबंधों, स्त्री जीवन की समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनके उपन्यासों में यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिकता और सामाजिक संवेदनशीलता का सुंदर समन्वय मिलता है। उनके प्रमुख उपन्यासों में आपका बंटी और महाभोज विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपका बंटी में टूटते हुए परिवार और बाल मन की पीड़ा का मार्मिक चित्रण है, जबकि महाभोज में राजनीति, सत्ता और सामाजिक अन्याय का यथार्थ चित्रण किया गया है। उनकी भाषा सरल, सहज और संवाद प्रधान है, जिससे उनकी रचनाएं अत्यंत प्रभावशाली बनती है। प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्र क्या है? देखिए, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र अत्यंत जीवंत, यथार्थवादी और समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। उनके पात्र काल्पनिक होते हैं, होते हुए भी क्या होते हैं, जीवन के बहुत निकट होकर प्रतीत होते हैं। मतलब कि आप उन्होंने तो कहानी के माध्यम से बताते हैं, लेकिन वो रियली सच्चाई को दिखाते हैं। वे किसान, मजदूर, स्त्री, मध्यम वर्गीय व्यक्ति, जमींदार आदि विभिन्न वर्गों के लिए गए हैं, जिनके माध्यम से समाज की सच्चाई को क्या करते हैं वो प्रस्तुत किया गया है ना? मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास में। और प्रेमचंद के पात्रों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी मानवीय स्वरूप है। उनमें अच्छाई और बुराई दोनों का समन्वय मिलता है, जिससे वे पूर्णतः स्वाभाविक लगते हैं। गोदान की होरी और गबन का रामनाथ, निर्मला का की नायिका जैसे पात्र अपने संघर्ष, कमजोरियां और संवेदनाओं के कारण पाठकों के मन में गहरी छाप छोड़ देते हैं। उपन्यास के प्रकार। तो उपन्यास के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। उपन्यास को उसके विषय, कथा वस्तु और प्रस्तुति के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। प्रमुख प्रकारों में सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक, रोमांटिक और जासूसी उपन्यास शामिल है। सामाजिक उपन्यास समाज की समस्याओं, कुरीतियों और जीवन यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं, जबकि ऐतिहासिक उपन्यास अतीत की घटना और पात्रों पर आधारित होते हैं। पौराणिक उपन्यास धार्मिक कथा और पुराणों से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में पात्रों के आंतरिक भावों और मानसिक संघर्ष का चित्रण किया जाता है। रोमांटिक उपन्यास प्रेम और कल्पना पर आधारित होते हैं, जबकि जासूसी उपन्यास रहस्य और रोमांच से भरपूर होते हैं। इसके अलावा आंचलिक, प्रयोगवादी और यथार्थवादी उपन्यास भी महत्वपूर्ण है। उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार, इसको देखिए। तो जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास को क्या किया, बाह्य घटनाओं से हटाकर मानव के अंतर्मन की गहराइयों तक पहुंचाने का क्या किया स्टूडेंट्स, कार्य किया। उनके साहित्य में व्यक्ति के मानसिक द्वंद्व, मानसिक लड़ाई, आत्मसंघर्ष और नैतिक प्रश्नों का क्या करता है, क्या सुंदर और सूक्ष्म चित्रण मिलता है।
जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी मनोवैज्ञानिकता और आत्मविश्वास आत्मविश्लेषणात्मक दृष्टि है। वे पात्रों के बाहरी जीवन से अधिक उनके भीतर चल रहे विचारों, भावनाओं, दुविधाओं को महत्व देते हैं। उनके प्रमुख उपन्यास में त्यागपत्र, सुनीता, पड़क आदि उल्लेखनीय है। उनकी भाषा सरल, संक्षिप्त और गहन अर्थवत्ता से युक्त है। वे कम शब्दों में गहरी बात कहने की क्षमता रखते हैं। उनकी शैली आत्मसंवाद, अंतर्मंथन और प्रतीकात्मकता से युक्त होती है, जो पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करती है। और आपका नेक्स्ट है आपका बंटी उपन्यास। तो ये हम लोगों ने देखा मन्नू भंडारी का, तो ये पढ़ लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सभी करवाया, सभी दिखाया। और आप लोग फटाफट पीडीएफ परचेस कर लीजिए और प्रिपरेशन को देखिए। एग्जाम से पहले 10 आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पहले भी आप इसे परचेस करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम में आप लोग जरूर अच्छा लिखेंगे, अच्छा करेंगे। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जन बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।